नमस्कार, बीफील न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी से जुड़ी हुई और बिहार चुनाव से जुड़ी हुई भी कुछ एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जानेंगे कि करके, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीट एग्जाम में हुए 3 परीक्षार्थियों की आत्महत्या का उठाया मुद्दा। जी हाँ, नीट की परीक्षा से पहले 3 परीक्षार्थियों ने किया है आत्महत्या। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच यूपी में बड़ी खबर है, योगी सरकार का एक्शन, 90 करोड़ की संपत्ति से हटवाया अतीक अहमद का कब्जा। तो वही तीसरी बड़ी खबर जाने की, यूपी में बनी नई फोर्स, बिना वारंट हो सकती है गिरफ्तारी और तलाशी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र विवादों पर बोले उद्धव ठाकरे, मेरी खामोशी को कमजोरी ना समझे कोई। तो वहीं एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे खबरें, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार 2022 में फिलहाल आप यूपी में किसकी सरकार देखते हैं और बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि नीट परीक्षा हुई थी 13 तारीख को, और 13 तारीख को हुई नीट परीक्षा में 3 परीक्षार्थियों ने पहले ही की आत्महत्या। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी बताए आखिर कौन है इनका जिम्मेदार। जी हाँ, दरअसल नीट परीक्षार्थियों को स्थगित करने के लिए लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी हुए, लेकिन सरकार और अदालत ने जेईई की परीक्षाओं को कराई। नीट का भी परिणाम परीक्षा किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय प्रवेश सहयोगिता परीक्षा के एक दिन पहले तमिलनाडु में एक सनसनीखेज खबर सामने आई। खबर के मुताबिक राष्ट्रीय प्रवेश सहयोगिता परीक्षा के एक दिन पहले, नीट के एक दिन पहले ही शनिवार को 3 उम्मीदवारों ने आत्महत्या कर ली। माना जा रहा है कि आत्महत्या इसी की डिप्रेशन से, लंबी दूरी पर सेंटर होने की वजह से और तमाम ऐसी दिक्कतों का आने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए पूछा कि आखिर कौन है इसका जिम्मेदार। योगी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी बताएगी कौन इसकी जिम्मेदारी लेगी। हम चलते हैं अगली अपडेट। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, बिना वारंट हो सकती है गिरफ्तारी, नए फोर्स का किया गठन। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ का गठन किया है। इस बाबत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। एसएसएफ यूपी में बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी ले सकती है। बिना सरकार की इजाज़त के एसएसएफ के अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगा। पूरे प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें, दफ्तरें, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एसएसएफ करेगी। एसएसएफ की सेवाएं पेमेंट देकर निजी क्षेत्र भी ले सकते हैं। एसएसएफ का मुखिया एडीजी स्तर का अधिकारी होगा। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के गठन को मंजूरी दे दी थी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए एसएसएफ के गठन की मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। शुरुआत में एसएसएफ की 5 बटालियन गठित होंगी। यूपी एसएसएफ को स्पेशल पावर दी गई है। इसके तहत फोर्स के किसी भी सदस्य के पास अगर ये विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट इशू कराने लगे, इस वक्त अपराधी भाग सकते हैं। और इस वजह से ये बड़ा फैसला यूपी की योगी सरकार ने नए फोर्स का गठन किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। यूपी पंचायत 2020 इलेक्शन लड़ने योग्य नहीं, 80% मौजूदा प्रधान। जी हाँ, दरअसल यूपी में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में समाप्त होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस बीच लगभग 80% प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने नहीं पाएंगे। इसके पीछे कारण है कि 80% ने चुनाव खर्च की जमा ही नहीं कराया है। बताते चले कि नवंबर-दिसंबर में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव कोरोना संक्रमण के चलते समय पर नहीं हो पाएगा। अगले 5 अप्रैल या मई में हो सकते हैं। अगले महीने, अगले साल में 2021 अप्रैल या मई में, यानी 6 महीने के लिए चुनाव आगे बढ़ने वाला है। हालांकि सरकार अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन, 90 करोड़ की संपत्ति से हटाया अतीक का कब्जा। दरअसल यूपी के प्रयागराज जिले में अतीक अहमद की कब्जे वाले ज़मीनों पर योगी सरकार कब्जे को हटवा रही है। हालांकि आपको बता दें कि योगी सरकार के इस कब्जे को, इस कार्रवाई को अवैध बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के वकील ने फिलहाल हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी की योगी सरकार अतीक अहमद को
बिना मतलब के परेशान कर रही है और उनके संपत्तियों को अवैध बता करके कानून के खिलाफ तोड़वाया जा रहा है। इसलिए इस मसले को हम हाई कोर्ट में उठाएंगे और इसको देखते हुए फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख भी कर लिया है, जिसमें योगी सरकार को लेकर भी बड़ी बातें कही गई हैं। निकल के यार दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे विवादों पर पहली बार दिया है बड़ा बयान। बोले मेरी खामोशी को कमजोरी न समझे विपक्षी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से विवाद के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे राज्य के लोगों को संबोधित किया। हालांकि न तो उन्होंने कंगना शिवसेना के बीच चल रहे विवाद पर कुछ बोला और न ही शिव सैनिकों द्वारा नेवी के पूर्व अफसर की पिटाई पर कुछ बातें कही हैं। उन्होंने संबोधन की शुरुआत में ही साफ कर दिया कि वो राजनीतिक मसलों पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों मैंने कई मुसीबतों का सामना किया, मैंने आगे भी राजनीतिक साइक्लोन का सामना करता रहूंगा, लेकिन मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी न समझा जाए। मराठा आरक्षण के मामले में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पूरी विधानसभा ने एक साथ मिलकर मराठा समाज के लिए आरक्षण की घोषणा की है। पहले हाई कोर्ट में मामला गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। मराठा आरक्षण को स्टे लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन स्टे दिया गया। ये सभी नेताओं के साथ इस मुद्दे पर संपर्क में हूँ। सीएम ने कहा है कि पूरी दुनिया के लग रहा है कि कोरोना की दूसरी लड़ाई आई है, गाँव तक कोरोना पहुँच रहा है। कोरोना को लेकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप खबरदार रहें और इसलिए हम जिम्मेदार हैं और हम महाराष्ट्र के लोगों को कोरोना से निपटने में पूरी तरीके से 100% उबारेंगे, लेकिन कोई हमें कमज़ोर ना समझे, क्योंकि अगर शांति में हैं हम तो हमारी कमज़ोरी कोई समझने की ना प्रयास करे। तो उद्धव ठाकरे ने साफ चेतावनी दी उन सभी विपक्षियों को और गोदी मीडिया खासकर रिपब्लिक भारत जैसे गोदी पत्रकार को। हम चलते हैं अगली अपडेट। राहुल गांधी ने नीट में शामिल हुए छात्रों को दी शुभकामनाएं, बोले केंद्र पर भी किया कटाक्ष। जी दरअसल आपको बता दें कि कल नीट की परीक्षा थी दोस्तों, और आपको जानकर हैरानी होगी कि नीट की परीक्षा से पहले ही 3 छात्रों ने फांसी लगाकर जान दे दी है। ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है और इसी को देखते हुए फिलहाल राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला और छात्रों को शुभकामनाएं दी। दरअसल राहुल गांधी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में बैठ रहे छात्रों को रविवार को शुभकामनाएं दी और साथ ही कोविड-19 महामारी तथा बाढ़ के कारण इस परीक्षा में नहीं बैठ पाए छात्रों के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए कहा है कि काश वो जेईई नीट अभ्यर्थियों की चिंता करे। गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं, और जो छात्र कोविड-19 महामारी तक बाढ़ के कारण इस परीक्षा में नहीं बैठ सके हैं उसके प्रति मेरी सहानुभूति है। उन्होंने आगे लिखा है कि काश मोदी जी जेईई नीट अभ्यर्थियों और छात्रों को भी उतनी ही परवाह करते जितनी कि वो अपने साठगांठ वाले पूंजीपति मित्रों को आगे करते हैं। बड़ी अपडेट हम चलते हैं, अगली बड़ी अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अब सरकारी नौकरियों में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगी योगी सरकार। रवीश कुमार बोले मंदिर तो बन ही रहा है, युवा खुश हैं और अब युवा बस केवल 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे भी रहने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब सरकारी कर्मचारियों को पहले 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, उसके बाद उनको मूल्यांकन के बाद किसको आगे बढ़ाया जाए, किसको परमानेंट किया जाए और किसको परमानेंट ना किया जाए, इसका भी फैसला योगी सरकार करेगी। तो ऐसे में अब विपक्ष हमलावर है, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने निशाना साधते हुए यूपी के युवाओं पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यूपी की युवाओं को दिक्कत अब नहीं होगी, क्योंकि राम मंदिर तो बन ही रहा है और राम मंदिर को बनने के बाद अब युवा पूरी तरीके से खुश हैं। इसलिए योगी सरकार चाहे तो कोई भी कानून ला सकती है, क्योंकि युवाओं को नौकरी तो मंदिर के जरिए मिल ही जाएगी। इस तरीके से उन्होंने तंज भी कसा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर प्रदेश के इस तरीके से अंधभक्त होंगे तो युवाओं का क्या होगा, और इसी तरीके से सरकारें मनमानी करती रहेंगी। हम चलते अगली अपडेट। इजराइल में हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। जी दरअसल इजराइल में तख्ता पलट का ऐलान और इस बीच भयंकर विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के मामले झेल रहे इजराइल के प्रधानमंत्री। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के हजारों लोगों ने यरूशलेम स्थित प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर शनिवार को भयंकर प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। कोरोना वायरस महामारी से ठीक से नहीं निपट पाने के कारण भी लोगों में नेतन्याहू के प्रति नाराजगी है। इजराइल में हर दिन कोरोना वायरस के रिकॉर्ड संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं और आशंका है कि यहूदी नववर्ष से पहले इस हफ्ते यहां राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। प्रदर्शनकारी पूरी गर्मियों में हर शनिवार को नेतन्याहू के आवास के बाहर प्रदर्शन करते आए हैं। ये प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे
भ्रष्टाचार के मामले के विरोध में शुरू किए गए थे। इसी के साथ कोरोना वायरस महामारी के कारण बने स्वास्थ्य संकट और उसके आर्थिक परिणामों को लेकर भी विरोध शुरू किए गए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि भयंकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व नौसेना अधिकारी पर हमले पर संजय राउत का बड़ा बयान। बोले महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मुंबई में पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा पर हुए हमले को लेकर रविवार को शिवसेना नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि यूपी में कितने पूर्व सैनिकों पर हमले हुए हैं, मगर रक्षा मंत्री ने उन्हें फ़ोन नहीं किया। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर हमला नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में कानून का हमेशा सम्मान किया जाता है, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी भी तरीके से राज्य बड़ा है, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलता है, लिखता है तो उससे सोच समझ कर लिखे और बोले। और इसके पहले हाईकोर्ट ने भी बता दिया था कि स्वतंत्रता असीमित नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट। मानसून सत्र का आज से शुरुआत, 47 विधेयक पेश करेगी सरकार, 2 वित्तीय मद पर भी होगी चर्चा। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र के लिए सत्तासीन बीजेपी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी सत्र में सरकार 11 अध्यादेश को बिल के रूप में पेश करेगी। सत्र की शुरुआत से पहले संसदीय कार्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि मानसून सत्र 18 दिन तक चलेगा और इस बार शनिवार को रविवार को भी संसदीय कार्रवाई जारी रहेगी। मानसून सत्र में कुल 43 विधायक, इसमें 45 बिल में वित्तीय मद में शामिल हैं, चर्चा भी करेंगे। मानसून सत्र के में सरकार पिछले 6 महीनों के दौरान पारित किए गए कई अध्यादेशों की जगह कुल 11 विधेयकों के संसद को पटल पर रखेगी।